जनादेश ऐसा आया कि चुनौती सबके सामने है। चुनौती नरेंद्र मोदी जी के सामने गठबंधन की सरकार को चलाने की है। चुनौती राहुल गांधी के सामने, मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने विपक्ष को एकजुट रखने की है कि वो इंडिया एक गठबंधन को एकजुट बनाए रखें, कोई इधर उधर न सरक जाए। जैसा कि अभी समीर जी कह रहे हैं उद्धव ठाकरे से बात हो रही है, अंदर खाने या और हो रही है, तो ये सब चीज़ें चलेंगी। तो चुनौती उनके सामने भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में उन्होंने भी कह दिया हम 288 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। तो अब 288 पर तैयारी कर रहे हैं तो कितने पे लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे? विधानसभा चुनाव में अघाड़ी एकजुट बना रहे, ये बड़ी चुनौती है। तो चुनौती जितनी मोदी जी के सामने है उतनी ही राहुल जी और खड़गे जी के सामने भी है। तो चुनौतियां दोनों तरफ हैं, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से एनडीए सरकार है। सबसे पहले मोदी जी ने ये बात कही जब वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय गए उस दिन, चुनाव नतीजों के दिन, और उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार बन रही है। तो यानी खुद उन्होंने माना कि एनडीए सरकार है, और है भी। और भाजपा संसदीय दल की बैठक नहीं हुई, एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। आमतौर पर पहले भाजपा संसदीय दल की बैठक होती थी, उसके बाद एनडीए उसको इंडोर्स करता था। यहाँ पहले मोदी जी को एनडीए का नेता चुना गया, बाद में एनडीए संसदीय दल की बैठक में उनको नेता चुना गया, और वो हुआ। तो कुल मिला के ये मोहर लगी हुई कि एनडीए सरकार है। अब मुझे कोई शंका नहीं है मैं कि सरकार अभी कल गिर जाएगी या परसों गिर जाएगी या 6 महीने में गिर जाए, सरकार चलेगी। सही बात है, जो बहुमत के आंकड़े से दूर जरूर है, 240 सीटें हैं बीजेपी की, लेकिन 32 सांसदों की कमी है। और अगर नीतीश और चंद्रबाबू में कोई एक भी अलग हो जाए तो भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और दोनों मिलकर भी अलग हो जाएं तो भी आप देखिए जो है वो गठबंधन में 268 के आसपास या एनडीए रहेगा, और इतने के आसपास भी पहुंचेगा आपका इंडिया। तो भी बहुत आसान नहीं है। तो इसलिए क्योंकि चिराग पासवान और ये शिंदे और अजीत पवार और ये छोटे छोटे दल जो हैं, ये छोड़ के बीजेपी को जाएंगे, खास करके चिराग पासवान तो कहीं नहीं जाएंगे। तो ये सब उसका एक वो है, उस डायनेमिक्स है उस गठबंधन का। दूसरी बात ये है कि शायद ये ताकत है गठबंधन के बीजेपी की, लेकिन ये कमजोरी भी साबित हो सकती है। कमजोरी इसलिए साबित हो सकती है कि जब आप थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं तो आप ज़्यादा एक्मोडेटिव होते हैं अपने सहयोगियों के प्रति, आप ज़्यादा लचीले होते हैं। जैसे अटल जी लचीले थे या मनमोहन सिंह लचीले थे, कांग्रेस उस समय लचीली थी। कांग्रेस अगर 3 विधानसभा चुनाव जीत जाती, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो शायद 100 सीट ना आती उसकी, क्योंकि उतना लचीलापन नहीं आता उसको अपने सहयोगियों को लेकर के। तो कई बार जब आप कमज़ोर हो जाते हैं तो लचीलापन आ जाता है। भाजपा की ये ताकत है कि गठबंधन सरकार 240 सीटें, तो 240 सीटें कमजोरी भी हो सकती हैं अगर ढंग से हैंडल नहीं किया गया। ये एक मैं खाली चुनौती की दृष्टि से बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ सरकार। तो ये है। दूसरी बात ये है कि एक बड़ी बात है जो अटल जी के समय में गठबंधन में जो गठबंधन के शिल्पकार थे वो थे जॉर्ज फर्नांडीज। आप देखिए जॉर्ज फर्नांडीज शिल्पकार थे और वही क्राइसिस मैनेज करते थे। जयललिता को समझाना है, चंद्रबाबू को समझाना है, जिसको वो जॉर्ज फर्नांडीज, उसके बाद उनको सहयोग करते थे प्रमोद महाजन और अरुण जेटली, और अलग अलग अनंत कुमार थे, ये सारे लोग थे। हाँ, जसवंत सिंह थे। इस समय इस सरकार में गठबंधन राजनीति के एक्सपर्ट के रूप में या क्राइसिस हैंडल करने के रूप में मुझे सिर्फ एक ही नेता दिखाई पड़ता है मोदी जी के अलावा, वो है राजनाथ सिंह, जो इन चीज़ों को कर सकते, या गडकरी कर सकते हैं। लेकिन क्या गडकरी और राजनाथ सिंह को इतना स्पेस मोदी जी देंगे, ये एक प्रश्न है कि भाई आप चीज़ों को संभालिए, या वो सारी चीज़ें अपने ऊपर ही लेंगे जो उनकी शैली है काम करने की, केंद्रीकरण। क्योंकि हम सब मान रहे हैं कि अपना व्यक्तित्व नहीं बदलेंगे। अभी तक देखिए जो सरकार का गठन हुआ है उसमें कहीं भी किसी तरह का समझौते या कंप्रोमाइज़ की गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ी। सारे मंत्रालय बीजेपी के पास हैं, सारे मंत्री भी वही हैं पुरानों में, कोई मंत्री भी, सीसीएस वही है, सब कुछ वही है। तो कहीं से मोदी जी ने कोई ऐसा संकेत नहीं दिया है कि ये लगे कि अब ये मंत्रालय उनको देना पड़ा मजबूरी में, नायडू को या ये नीतीश को देना पड़ा। तो कुल मिलाकर के वो संकेत उन्होंने दिया है। लेकिन ये भी है कि कुछ कंटेंशियस इश्यूज़ हैं। सरकारें गठबंधन की कब गिरती हैं या कब संकट में आती हैं, जब कोई ऐसा मुद्दा जो सहयोगी दलों को सूट नहीं करता, उस पर जब सरकार चलने लगती है तब सरकार में संकट पैदा होता है। इस सरकार के सामने जो कंटेंशियस इश्यूज़ हैं, जैसे यूसीसी की बात हुई, वो एक हो सकता है। अगर उसमें ज़्यादा परसू किया सरकार ने तो सहयोगियों को दिक्कत हो सकती है, खासकर चंद्रबाबू और नीतीश को। दूसरा, आंध्र प्रदेश में जो चंद्रबाबू नायडू का जो तेलुगु देशम का घोषणा पत्र है, वो इतना ज़्यादा मुस्लिमों की बात करता है जितना कांग्रेस के घोषणा पत्र में तो नाम भी नहीं मुसलमानों का। पूरे चुनाव में मुसलमानों को निशाने पर लेकर के पूरा चुनाव लड़ा बीजेपी ने, मंगलसूत्र से लेकर के और मुजरे तक, है ना, पूरी एक चेन है। और अगर चंद्रबाबू ने अपना घोषणा पत्र लागू करना शुरू किया, जो कि करना है उनको,
वो नरा लोकेश, विचारधारा के उनके बेटे जो चंद्रबाबू के बेटे नरा लोकेश हैं, उनके आप जो इंटरव्यूज आए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि हम तो अपना एजेंडा लागू करेंगे, ये बीजेपी को तय करना है कि वो हमारे एजेंडे के साथ है कि नहीं है। तो वो तो अपना, और वहाँ बीजेपी सरकार में भी शामिल है। तो क्या जिस सरकार में बीजेपी शामिल है वो सरकार अगर 4% मुसलमानों का आरक्षण कंटिन्यू करती है, वो सारे वायदे पूरे करती है मुसलमानों के लिए, तो क्या बीजेपी उसमें कंटिन्यू रह पाएगी स्टेट में? ये प्रश्न आएगा। ये मुद्दे जो है ये चुनौती पेश कर, गवर्नेंस में कोई चुनौती नहीं होगी। अब वो निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्ट्री करें और अमित शाह जी गृह मंत्री, इससे कोई दिक्कत नहीं है किसी को। प्रॉब्लम वहाँ आएगी क्योंकि वहाँ मामला सीधे से वोट का है, उसको कैसे हैंडल करती है भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग, ये एक चुनौती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।